क्या आपको पता है कि झारखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि उनके मोबाइल का जो टाइम है वो बदल जाता है। वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि कुछ अजीब सी मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है। और क्या आपको पता है कि जंगल के बीच में ये सांप कैसे आया? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 10, मैनकाइंड यानी ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस की बात करें तो वॉयेजर 1 जो स्पेसक्राफ्ट है वो बहुत दूर जा चुका है। इतने बिलियंस ऑफ माइल्स और किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है, यानी ह्यूमैनिटी वहां तक पहुंच गया है। भले ही फिजिकली इंसान का शरीर हाईएस्ट चांद तक पहुंचा है, उसके आगे नहीं गया आज तक, लेकिन अपने स्पेसक्राफ्ट को बिलियंस ऑफ किलोमीटर भेज चुका है, इतना प्रोब कर लिया है। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं उस धरती के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर ही हम लोग रिसर्च कर पाए हैं। मतलब विज्ञान यानी साइंस इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, बट ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि 12 किलोमीटर से अंदर धरती के अंदर क्या है वो अभी तक वैज्ञानिक मतलब सिर्फ गेस ही कर पाए हैं, एक्चुअल में नहीं पहुंच पाए हैं। कौन सा लोक है, क्या क्रिएचर्स हैं, कितने यूनिक टाइप के क्रिएचर्स होंगे। इतने साल हो गए ह्यूमैनिटी के, लेकिन 12 किलोमीटर के अंदर नहीं जा पाए। 12 किलोमीटर कितना ही होता है मतलब। तो साइंस के ऐसे कई एक्टिविटीज है जो कि बहुत पैराडॉक्सिकल है। अपने समुद्र का 5% ही सिर्फ एक्सप्लोर किया है, धरती के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर 7 मील ही घुस पाया है। और जहाँ पे वो 12 किलोमीटर किया गया है गड्ढा, वहां पे भी एलिजेडली लोग कहते हैं कि चिल्लाने की आवाजें आती है। और जो लोग स्पिरिट्स पे मानते हैं उनका तो ये कहना है कि एलिजेडली सोल से अंदर। बट मेरे हिसाब से साइंस को एटलीस्ट एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि पक्का वैज्ञानिकों को साइंटिफिकली प्रूफ बेसिस पे पता चल जाए कि धरती के अंदर है क्या। फैक्ट नंबर 9, ममीज के बारे में आप क्या जानते हो? आप बताओ तो मेरे को। ममीज के बारे में आप ये जानते हो कि पुराने प्रिजर्व्ड बॉडी जिसको अच्छे से रखा गया है, जिसका शेप अभी तक इंटैक्ट है, गला नहीं है, उसको ममीज कहते हैं। पुराने जमाने में बहुत सारे यूनिक मेडिकल टेक्निक्स के जरिए जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था ममी के रूप पे। तो आज भी जगह जगह हर रोज कहीं ना कहीं ममीज मिलते हैं। कई जगह 1000 साल पुराने ममीज मिलते हैं और कई जगह पे 2-2 हजार साल पुराने ममीज भी मिलते हैं। एंड आप यकीन नहीं करोगे, एक रिपोर्ट को एक जगह पे ऐसा ममी मिला है जो कि 2000 साल पुराना है और उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो अभी तक इंटैक्ट है। जो उसका बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स है और वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अभी तक प्रिजर्व्ड है। मतलब एक ऐसा ममी जिसमें खून पाया गया है लिटरली अभी तक, और ये पाया गया था इजिप्ट में। जो बॉडीज को ममी में कन्वर्ट किया जाता है उसको ममीफिकेशन कहते हैं। तो ममीफिकेशन के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो कि आपको बहुत अजीब लगेगी। क्या है कि अभी भी अगर हम लोग कोई किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बॉडी को ममीफाई करना चाहे तो उस इफिशिएंसी और उस तरह से नहीं कर पाएंगे जैसे वो लोग करते थे। मतलब वो लोग मेडिकली क्या पेस्ट क्या यूज करते थे बॉडी पे कि आज तक कोई ममी में ब्लड प्रिजर्व्ड है। कितनी अजीब बात है। पुराने जमाने में ऐसे कई टेक्निक्स थे जो कि उसी के साथ ही विलुप्त हो गए, आगे की जनरेशन को शेयर हुआ ही नहीं। और यही चीज साइंस के दुनिया में भी होती है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि वाटर से कैसे गाड़ी चले, सिर्फ पानी से, बिना तेल के। इसके ऊपर भी कई साइंटिस्ट्स जो है वो अपना बहुत रिसर्च आगे बढ़ा चुके थे और सफल होने ही वाले थे, लेकिन जो कंपनीज है, ऑयल कंपनीज, वो दबा दी उसको। तो ये सब थ्योरीज है, लेकिन ऐसा हो सकता है। बहुत कोई कहते हैं कि निकोला टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को भी फाइनलाइज कर दिया था, बट वो कहाँ शेयर हो पाया आगे के जनरेशन में। तो ममीफिकेशन सुनने में एक सिंपल प्रोसेस लगती है, लेकिन उसके पीछे का जो टेक्निक्स है वो अभी भी ठीक से नहीं किया जा सकता। और यही चीज पिरामिड के साथ लागू होती है। आप मेरे बगल में एक इमेज है, इसको देखो। पिरामिड और उसके आसपास मौजूद जितने भी चीजें हैं उसका अगर आप सिमेट्रिकल एनालिसिस करोगे कि वो सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो आपको ये पता चलेगा कि वो कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। तो उस जमाने में जब मतलब ना बिजली था ना क्या था, 5000 साल पहले कुछ भी नहीं, तो उस टाइम मैथमेटिक्स का इतना नॉलेज होना
मतलब एक अजीब सी बात है कि उतना मैथमेटिक्स का नॉलेज होता अगर, तो वो तो बिजली उसी टाइम इन्वेंट कर चुके होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो हाल ही की इन्वेंशन है। तो ये सब चीजें बहुत कंफ्यूजन में डाल देती है कि पुराने जमाने में लोग थे क्या आखिर, उनको कौन नॉलेज देता था, उनको कहां से इसे पता चलता था, और पता था तो क्या उस टाइम भी बिजली हुआ करता होगा जो कि विलुप्त हो गया होगा? मे भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, आप मेरे बगल में एक मीम को देख रहे होंगे, एंड ऐसे मीम्स आप देखते ही रहते होंगे कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स बनते हैं और सब कोई इलेक्ट्रिक कार्स ही लेना शुरू कर देते हैं जिसमें कि तेल नहीं लगेगा, तो जब वो जर्नी पे कोई जाएगा तो जगह जगह रोड पे उसको चार्जिंग करना होगा, चार्जिंग पॉइंट पे। तो जब चार्जिंग पॉइंट जनरेटर से काम करता है और जनरेटर में डीजल ही तो डलाता है ना, तो इसका मतलब क्या, वो तो ओवरऑल तेल ही यूज हो रहा है ना। तो फिर काहे का इन्वायरमेंट बच रहा है, काहे का पॉल्यूशन कम हो रहा है, कैसे? तो इसका आंसर ये है कि नहीं, देखो हर चीज को मीम से हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। क्या है कि इसकी सच्चाई ये है, मैं आपको बता दूं कि ये जो बगल में डिवाइस है वो है बैकअप, वो बैकअप मशीन है। एक्चुअली में हर जगह आजकल ये अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि जो सोलर पैनल्स है उससे बैटरी चार्ज हो और फिर उसी एनर्जी को यूज करके जो चार्जिंग पॉइंट से वो काम करे और वो गाड़ी को चार्ज दे। मतलब बिल्कुल उसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये चीज जो है सबसे इफिशियंट, ये जो सोलर पैनल वाला धूप से बिजली होके ही वो काम करे, ये हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो फिलहाल जो चार्जिंग पॉइंट है वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। एंड बिजली कहाँ से आता है? बिजली आता है पावर हाउसेस से। एंड पावर हाउसेस भी आजकल एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज कर रही है बिजली को जनरेट करने के लिए, ना कि पुराने जमाने की तरह कोयला को यूज करके। तो बिजली कट जब जाती है तब जो बैकअप मशीन होता है वो इस इमेज में दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि चार्जिंग पॉइंट जो होता है रोड पे वो डीजल जनरेटर से ही 24 घंटे काम कर रहा है, वैसा नहीं होता है। वो सिर्फ टेम्पोरली कुछ मिनट्स के लिए यूज होता है, जब बिजली चली जाती है तब। फैक्ट नंबर 7, आप लोगों में से कमेंट करके बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि क्या पतंग उड़ाना इल्लीगल है? तो इसका आंसर ये है हाँ भी और ना भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट पतंग या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि हवा में उड़ती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क में आता है जिस चीज के लिए, वो एयरक्राफ्ट है। और अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे ऑफिशियल वाला, तो उसमें काइट भी इंक्लूडेड है एंड इसके लिए आपको परमिट चाहिए। तो ये तो लिखा तो हुआ है लॉ में कि ये बिना ऐसे ही हम लोग नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं उड़ा सकते हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स ने भी यही बोला है कि ये सब कल्चरल चीजें हैं, इसको हम लोग आउटराइट बैन नहीं कर सकते हैं कि हाँ पतंग उड़ाना ही बैन कर दिए। ये क्या सेंस बनाएगा लोगों के कल्चरल वैल्यूज के लिए? तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि पतंग उड़ाना उन जगहों पे वर्जित है, इल्लीगल है, जहां पे आसपास एयरपोर्ट मौजूद हो, जहां पे प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग करती हो, वैसे एरिया में। और अगर कोई पतंग उड़ा रहा है और मांझे से किसी का मान लो गला कट गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, पतंग के साथ कुछ कुछ डेंजर्स भी एसोसिएटेड होते हैं, तो उन सब चीजों के लिए अगर किसी को तकलीफ पहुंच रही है या फिर जिन जगहों पे पहुंचने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट के रनवे के पास, तो उन जगहों पे उड़ाना वर्जित है। तो उस लॉ के डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई पतंग उड़ा रहा है और वो किसी पर्सन या किसी के प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहा है, तब उसको 2 साल के लिए जेल हो सकती है या तो 10 लाख रुपए का फाइन हो सकता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि झारखंड में एक ऐसी जगह है जिसको इंडिया का बर्म्यूडा ट्रायंगल कहते हैं। इस जगह पे आने के बाद लोग ये कहते हैं कि उनका जो अगर किसी के पास फिजिकल कॉम्पास है तो वो रैंडमली घूमने लगता है। मैग्नेटिक अनोमली यहाँ पे प्रतीत होता है। और सबसे अजीब बात यह है कि लोगों का जो एनालॉग क्लॉक होता है, जैसे कि हाथ में अगर एनालॉग क्लॉक है, उसका टाइम नहीं बदलता, बट मोबाइल के अंदर का टाइम कभी कभी 1 साल आगे चला जाता है। इमेजिन करो कि आप गाड़ी में जा रहे हो, इस जगह से पार हो रहे हो और आपके मोबाइल के सारे एप्स आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि योर टाइम इज इन करेक्ट योर टाइम, और ऊपर से आप मोबाइल के पैनल को देखें और टाइम देखें तो दिखा रहा है 2030 या फिर 2028। तो इसी अजीब चीज के बहुत सारे विटनेस इस जगह पे रहे हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। और अब यहाँ पे बात आती है एक्सप्लेनेशन की। तो इस चीज का तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है और पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। और साइंटिफिक में ये कहा जाता है
कि एनालॉग में टाइम नहीं बदलता, सिर्फ मोबाइल में बदलता है, और उसी मोबाइल में बदलता है जिसमें कि कोई सिम लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो नियरेस्ट सेल टावर का सर्वर है उसमें कुछ बग या गड़बड़ी हो सकती है, जिसके चलते सिर्फ सिम लगे हुए मोबाइल में ही टाइम बदलता है। ये एक बहुत ही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है जिसको कि बहुत लोग एक्सेप्ट किए हैं। बट यहाँ पे एक अजीब बात आती है कि सेल कंपनी उसको ठीक क्यों नहीं कराती है, और हमेशा ऐसा क्यों होता है इस जगह पे। मोबाइल सिम जब ये कॉम्बिनेशन होता है तब ये होता है, तो इस बात से ये समझ आता है कि हाँ प्रोबेबली सर्वर का ही गड़बड़ी होगा। बट ये बहुत सालों से होते आ रहा है और अभी तक कंपनी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर जितने भी सेल कंपनीज के सर्वर वहां मौजूद है तो उनको ठीक होना चाहिए ना, या फिर सर्वर्स किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे कोई मे बी मैग्नेटिक एनोमली हो धरती में, और उसके चलते वहां के जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो ठीक से काम नहीं करते होंगे। इंडिया में भी मिस्टीरियस जगहों की कमी नहीं है, इसके ऊपर भी फुल वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लो। फैक्ट नंबर 5, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पॉसिबल है कि नहीं, इसके बारे में मैं आपको एक बताया था थ्योरी। और अभी के टाइम में भी चींटियों को कोई कंट्रोल कर सके, चींटियों के माइंड को कोई बाहरी चीज कंट्रोल कर सके, एक वायरस, और वो अपने हिसाब से चींटियों के बॉडी को नचा सके, ये अभी एग्जिस्ट करता है। तो वैसे ही कुछ वायरस पिजियंस में भी पाया गया है। पैरामैक्सिको वायरस नाम का एक वायरस है जो कि पिजियंस में पाया गया है। और इसमें क्या होता है कि ये जब वायरस इन्फेक्ट करता है तब पिजियंस के बॉडी को वो कंट्रोल करने लगता है। तो बाहर का कोई वायरस किसी और के बॉडी पे होस्ट बन के उसको फीड करे, ये अलग बात हो गई, लेकिन उसको कंट्रोल करे, ये आप डीपली सोच के देखो, बहुत ही अलार्मिंग बात है। तो कोई ऐसा वायरस अगर आ जाए जो कि इंसान के बॉडी पे फीड ही ना करे बल्कि इंसान के माइंड को कंट्रोल करे, एकदम जिस तरह है, एकदम जैसे वायरस ज़ॉम्बी में दिखाते हैं वो पगले की तरह करने लगते हैं, वैसा अगर एक्चुअल में कोई वायरस आ गया ना, पता नहीं क्या होगा। फैक्ट नंबर 4, स्पेस के बारे में एक सबसे बड़ा सवाल जो आप लोग पूछते रहते हो मेरे से कि ब्लैक होल स्पेस के दानव होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं। तो जब दो मॉन्स्टर मिलते हैं, दो ब्लैक होल जब आपस में आमने सामने होते हैं तो किसका वेटेज भारी होता है, कौन जीतता है। तो देखो, चाहे एक ब्लैक होल बड़ा हो दूसरा छोटा हो, चाहे दूसरा बड़ा हो पहला छोटा हो, या फिर दोनों सेम साइज का हो, जब भी दो ब्लैक होल्स आमने सामने आते हैं तो वो मिल के वो एक दूसरे से लड़ते नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पास आके मिल के एक और बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं। मतलब हमारे दो दुश्मन मिल के एक बड़ा दुश्मन का संगठन बना लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क मार्स पे ह्यूमैनिटी को ले जाने का सपना क्यों देखते हैं, और ये किसी बाकी प्लेनेट पे पॉसिबल क्यों नहीं है। तो देखो, हर कुछ को हमें रियलिस्टिक सोचना चाहिए कि एक्चुअल में मार्स में अगर कोई बस्ती बस गई, एक टाउनशिप बन गया, तो उस पर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और उसी के कंपैरिजन में अगर हम लोग किसी और प्लेनेट पे कोई बस्ती बना दिए तो उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो हाँ, मार्स में थोड़ा तकलीफ होगा, वहाँ का ग्रेविटी, वहाँ का टेम्परेचर, लेकिन बात यह है ना कि मार्स ही वो प्लेनेट है जो कि धरती के कंडीशन के सबसे करीब है, और कोई ऐसा बाहरी बॉडी नहीं है स्पेस में जिसका कंडीशन हमारे धरती से कुछ हद तक मैच करे। क्या है कि मार्स का जो ग्रेविटी है मंगल ग्रह का, वो धरती के मुकाबले 38% है। तो 38% जो है ना, इसको हम लोग झेल सकते हैं, ह्यूमैनिटी धीरे धीरे सीख सकती है। 38 का मतलब क्या हुआ कि धरती पे जब आप जंप करते हो एक फोर्स से, तो आप जितने ऊपर उठते हो उतने ही फोर्स से अगर मार्स पे उठोगे तब आप और ऊपर चले जाओगे, क्योंकि धरती आपको अगर 100 पावर से टानती है तो मार्स के पास सिर्फ 38 ही पावर है, बाकी लगभग 70 कम पावर है, इसलिए आप और ऊपर उठ के फिर नीचे गिरोगे। तो वहां पे ग्रेविटी थोड़ी सी अलग होगी, आप थोड़ा स्लो चलोगे, लेकिन फिर भी रियलिस्टिकली ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग मास्टर कर सकते हैं रहते हुए। और जहां तक टेम्परेचर की बात करें तो वो भी बहुत सिमिलर है। क्या है कि ऐसा पाया गया है कि जब दोपहर का समय होता है, नून, जब सूरज दोपहर होता है मार्स में, तब वहां का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री होता है, एकदम उतना ही जितना हम लोग को चाहिए जीने के लिए। ऐसा कहां और मिलेगा। लेकिन रात में वो -150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये रेंज बहुत ही मैजिकल रेंज है, मतलब वैज्ञानिकों के लिए तो ये बिल्कुल वरदान है। तो इसलिए मार्स को ही चूज किया गया है अगर कभी ह्यूमैनिटी को अपने आप को एक्सटेंड करना हो तो।
तो सवाल ये आता है कि ऐसा टेम्परेचर है तो पानी नहीं होगा। तो यही तो खोज रही है पूरे दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज। एंड प्रोबेबली मार्स के सरफेस के नीचे पानी हो सकता है जैसे कि धरती के अंदर है, लेकिन अगर वहां पे कोई बस्ती बनाया जाए, साइंटिफिक बेस बनाया जाए, वैज्ञानिक मिल के जाएं, डिवाइसेस को लगाएं, काम क्रिया चालू करें, तब जाके वहां पानी मिल सकता है। इस बात के चांसेस बहुत हाई है। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है ब्लैक होल का सबसे एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन अगर किसी मूवी में दिखाया गया है, फिल्म में, तो वो है क्रिस्टोफर नोलैन की इंटरस्टेलर। ये जो मूवी है इसको सबसे साइंटिफिकली एक्यूरेट मूवी माना जाता है। एक ब्लैक होल का सीन आता है उसमें, उस ब्लैक होल के सीन को बनाने के लिए नॉर्मल एनिमेटर्स या फिर ग्राफिक्स डिजाइनर का ही यूज नहीं किया गया है। उसके साथ साथ एक्चुअल में जो अवार्ड विनिंग फिजिसिस्ट लोग हैं उनके मैथमेटिक्स को कंप्यूटर में सिमुलेट किया गया है। क्या है कि ब्लैक होल का सीन जो है वो कुछ मिनट्स तक होता है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 3-4 मिनट के सीन को बनाने की बात नहीं करते हैं अभी, उन 4-5 मिनटों का सीन में 1 सेकंड की बात करते हैं। तो उस मूवी का ब्लैक होल का सीन का 1 सेकंड को बनाने के लिए 1 मिनट, इसको भी तोड़ना होगा हमें। 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स होते हैं, 24 फ्रेम मिलके 1 सेकंड होता है। तो इसको समझो, 1 सेकंड का क्लिप, बस 1 सेकंड, उसको 24 हिस्से में बांटते हैं। 1 सेकंड को 24 हिस्से में बांटते हैं और उन 24 में से भी 1 को लेते हैं। तो सिर्फ 1 फ्रेम को बनाने के लिए 100 घंटे लगे हैं। 100 आवर्स टू रेंडर ईच फ्रेम। लगभग 4-4.5 दिन 1 फ्रेम को बनाने में लगा है। तो 1 सेकंड में 24 फ्रेम होता है, तब जाके 1 सेकंड का ब्लैक होल का क्लिप बना और वही सीन 3-4 मिनट तक हमें दिखाया जाता है। इतना साइंटिफिकली एक्यूरेट है। और इंटरस्टेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक, बाप रे बाप, ऑसम, गजब मूवी है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि तेलंगाना में एक मंदिर है जिसको वर्ल्ड के सबसे यूनिकली डिजाइंड मंदिरों में से एक माना जाता है। ये है तेलंगाना का स्नेक टेम्पल, जिसका नाम है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, और ये हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर है। और इसके अंदर लॉर्ड कृष्ण का एक मूर्ति है। और जैसा कि आप गेस कर पा रहे होगे, हमें अगर आप यहाँ पे घूमने जाओगे तो आपको सांप के सबसे एंड पॉइंट से एंटर करना होगा और सांप के पेट से होते हुए आपको वहां पे मुंह तक जाना होगा, अंदर ही अंदर उसके बेली यानी पेट से पास होना होगा। दैट्स गजब। तो ये थे आज के फैक्ट्स। मिलते हैं कल और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करना और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।